सपनों में तुम बुदबुदा रहे थे कि शादीशुदा औरतें सबसे हसीन होती हैं, और अगले ही पल तुम अकेलेपन की एक पूरी जिंदगी से निकलकर एक ऐसे इंसान के शरीर में पुनर्जीवित हो गए जो पूरी तरह से नीच था। वह एक संपन्न परिवार से था, एक उभरती हुई अदाकारा उसकी पत्नी थी और उनकी एक प्यारी सी बेटी भी थी। लेकिन हनीमून का दौर खत्म होते ही उसे नौकरी से निकाल दिया गया। वह अपनी बर्बाद जिंदगी का इल्जाम अपने इसी पति पर मढ़ती थी जिसे वह बदकिस्मत मानती थी। तुम बस मन ही मन बुदबुदाए। उस वक्त तुम एक नंबर के कमीने थे, माँ और बेटी, जो अब भी उस घरेलू हिंसा के डर से कांप रही थीं, सोफे पर दुबकी हुई थीं। सिया शियाओ ने अपनी बच्ची को कसकर पकड़ा हुआ था और उसने देखा कि तुम्हारी नजरें लगातार उन पर टिकी थीं। अनजाने में ही उसने मेंग मेंग को और करीब खींच लिया। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। उसने मेंग मेंग के साथ भागने की सोची थी, पर वो खुद एक अनाथ थी और घर के सारे पैसे इस शैतान के कब्जे में थे। उनके डर को देखकर तुमने एक गहरी सांस ली, अपनी झुंझलाहट को शांत किया और धीरे से उठकर लाइट्स जला दी। कमरे में एक गर्म नारंगी रोशनी फैल गई, जिससे चारों तरफ फैली गंदगी साफ दिखने लगी। बिखरे हुए सामान को देखकर तुम सिर खुजलाने लगे और यकीन नहीं कर पाए कि यह सब क्या है। सबसे पहले तुमने हवा के लिए खिड़की खोली और फिर चुपचाप कमरे में बिखरी खाली बोतलें समेटने लगे। सिया शियाओ सोफे पर ही दुबकी रही, मेंग मेंग को थामे हुए। उसकी आंखों में हैरानी की एक हल्की सी चमक थी। तुमने उस माँ और बेटी को परेशान करने की जल्दबाजी नहीं की। इसके बजाय तुम किचन से तौलिया लाए और मेज साफ की। देखते ही देखते कमरा बिल्कुल चमक उठा। तुम्हारे कपड़े पसीने से तरबतर थे, इसलिए तुम बेडरूम से साफ कपड़े लेकर बाथरूम की तरफ बढ़ गए। बाथरूम का दरवाजा बंद होते देख सिया शियाओ ने आखिरकार थोड़ी राहत की सांस ली। अब साफ सुथरे कमरे को देखकर उसकी आंखों में अविश्वास सा भर गया। आखिर ये शैतान क्या खेल खेल रहा है? माँ, मुझे भूख लगी है। मेंग मेंग ने अपनी बड़ी बड़ी गोल आंखों से अपनी माँ को देखते हुए कहा। अच्छी बच्ची, हम जल्द ही खाएंगे। सिया शियाओ ने फुसफुसाते हुए अपनी बेटी के बालों को सहलाया। वह जानती थी कि उसे तब तक इंतजार करना होगा जब तक यह शैतान सो न जाए। तभी वह अपने और मेंग मेंग के लिए कुछ बना पाएगी कि तभी बाथरूम का दरवाजा खुला। तुम बाहर निकले तो माँ बेटी सोफे पर हल्का सा सिहर उठीं। तुमने अपना सिर हिलाया और उन्हें नजरअंदाज कर दिया। वे चुपचाप घर से बाहर निकल गए। सिया शियाओ जमसी गई। उसके चेहरे पर निराशा की लहर दौड़ गई। क्या वह फिर से शराब पीने बाहर गया? उसने आज रात अब तक कुछ नहीं खाया था और अब उसे और मेंग मेंग को भूखा ही सोना होगा। उसके होंठ कांपने लगे और आंसू बह निकले। रो मत माँ, मुझे भूख नहीं है, मेंग मेंग ने कहा। उसे लगा कि उसकी अपनी भूख ही माँ के दुखी होने का कारण है। उसने अपने छोटे छोटे हाथ आगे बढ़ाए और अनाड़ीपन से अपनी माँ के आंसू पोंछने लगी। सिया शियाओ ने अपने होंठ भींचे, आंसू और तेजी से बहने लगे। काफी देर बाद उसने कांपती आवाज में फुसफुसाया, मेंग मेंग, मेरी अच्छी बच्ची, माँ तुम्हें सुला देती है। एक बार सो जाओगी तो भूख नहीं लगेगी। कल सुबह मैं तुम्हारे लिए कुछ बहुत स्वादिष्ट बनाऊंगी। वह लोरी गुनगुनाने लगी और मेंग मेंग को सुलाने लगी। अपनी बेटी की आंखें धीरे धीरे बंद होते देख वह उसे निहारती रही। सिया शियाओ के दिमाग में शादी के पिछले 2 सालों का दुख घूम रहा था। उसने आखिरकार कल के लिए फैसला कर लिया। वह इस नर्क से निकल जाएगी, भले ही इसके लिए उसे बाहर मरना ही क्यों न पड़े। यहां प्रताड़ित होने से तो बेहतर वही होगा। तभी दरवाजे का लॉक खटका। सिया शियाओ सिहर उठी। उसने फौरन मेंग मेंग के कान ढक लिए और खामोशी से सुनने लगी। तुमने सामने का दरवाजा खोला और सोफे पर नजर डालते ही ठिठक गए। माँ और बेटी वापस बेडरूम में चले गए थे, पर उन्होंने कुछ नहीं खाया था। खाना लेकर तुम उसे मेज पर रखा और बेडरूम की ओर बढ़ गए। सिया शियाओ का शरीर तन गया। तुम्हारे कदमों की आहट बेडरूम के करीब आते सुन उसने दुआ की कि तुम अंदर ना आओ। फिर एक दस्तक गूंजी। मैंने तुम्हारे लिए कुछ खाना मंगवाया है, अगर भूख लगी हो तो खा लेना। मैं आज रात दूसरे कमरे में सोऊंगा। हैरान होकर सिया शियाओ ने आंखें खोल दी। उसने तुम्हारे पीछे हटते कदमों की आहट सुनी और कमरे में फिर सन्नाटा छा गया, जिसे केवल उसकी घबराहट भरी सांसें ही तोड़ रही थीं। मेंग मेंग, जिज्ञासु होकर उसने आंखें खोली और बंद बेडरूम के दरवाजे को देखा। उसे अपने पिता का आज का अजीब बर्ताव याद आया। खाना देखकर सिया शियाओ का दिल कांप गया। उसने वाकई में उसके और मेंग मेंग के लिए खाना मंगवाया था। इस शैतान की अचानक आई दया उसे खुशी नहीं दे रही थी। यह तो बस उसके डर को और गहरा कर रहा था। वह ऐसा क्यों कर रहा है? वह मुझसे क्या चाहता है? नंगे पैर मेंग मेंग लड़खड़ाती हुई आई और दरवाजे के फ्रेम से झांकने लगी। उसकी आंखें उत्तेजना से चौड़ी थीं और थोड़ी लार भी टपक रही थी। वह खुद से आगे नहीं बढ़ी,
बस अपनी मां को घूरती रही। सिया शियाओ ने बेबसी में आंखें बंद कीं, गहरी सांस ली और मेंग मेंग को उठाते हुए एक फीकी सी मुस्कान के साथ कहा, अब चुप हो जाओ मेंग मेंग, चलो खाना खाते हैं। मेंग मेंग ने उत्साह से सिर हिलाया। बाहर तुमने आवाजें सुनी और एक गहरी सांस ली, फिर तुम वापस ख्यालों में डूब गए। खाना खरीदने के बाद तुम्हें एहसास हुआ कि घर में सिर्फ $1800 के करीब ही बचे हैं। पैसे एक बड़ी समस्या बनने वाले थे। पल भर बाद एक ख्याल आते ही तुम्हारी आंखें चमक उठीं। यह एक समानांतर दुनिया है। उत्साहित होकर तुमने अपना फोन उठाया और स्क्रॉल करने लगे। तुम्हारे चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। तुम्हें एहसास हुआ कि यहाँ की सांस्कृतिक और मनोरंजन की दुनिया तुम्हारी दुनिया से बिल्कुल अलग थी। यहाँ तक कि वे बेकार गायक भी आज चार्ट्स पर टॉप पर थे। तुम्हारे दिमाग में एक के बाद एक क्लासिक गाने तैरने लगे। थकान के कारण तुम आखिरकार सो गए। अगली सुबह 6 बजे तुमने चुपचाप बेडरूम का दरवाजा खोला। मेज और किचन बिल्कुल साफ थे। सिया शियाओ ने पिछली रात खाने के बाद सफाई कर दी थी। वहां कुछ पल खड़े रहकर तुम हाथ मुंह धोने बाथरूम में घुस गए। तुम जानते थे कि सिया शियाओ आमतौर पर 8 बजे तक खाना बनाने नहीं उठती थी, क्योंकि वो तुम पहले 10 बजे तक सोया रहता था। तभी तो माँ और बेटी को सुबह बचा हुआ खाना खाना पड़ता था। तुमने फिर आह भरी और जल्दी से हाथ मुंह धोए। सिया शियाओ जाग तो गई थी, पर कमरा छोड़ने की हिम्मत नहीं हुई। बाथरूम की आवाजें बंद हुईं, दरवाजा बंद हुआ। उसने अपने होंठ कसकर भींच लिए, कांपने से खुद को रोका। मम्मी की नजरें बेडरूम के दरवाजे पर ही टिकी थीं। जिज्ञासा हुई, इस बार वो क्या कर रहा है? बाहर बिना किसी हलचल के काफी देर इंतजार करने के बाद सिया शियाओ ने अपनी सोती हुई बेटी की तरफ देखा। हिम्मत जुटाकर वह चुपचाप बिस्तर से उतरी, बेडरूम का दरवाजा खोला और बाहर कदम रखा। कमरे में शराब की महक कम हो गई थी और खिड़की से ताजी हवा के झोंके आ रहे थे। खुशबू इतनी शुद्ध और अनजान थी कि सिया शियाओ को सब कुछ अवास्तविक सा लगा। उसने बरसों बाद इतनी साफ हवा में सांस ली थी। वह खिड़की के पास गई और बाहर निहारने लगी। कुछ पल के लिए खो गई। तभी उसे याद आया, वह तो अभी सिर्फ 24 साल की है। कुछ देर बाद दरवाजा खुलने की आवाज ने उसे फिर से चौंका दिया। उसका शरीर अपने आप तन गया और वह मशीन की तरह पलटी। तुम अजीब तरह से जम गए, यह देखकर हैरान कि सिया शियाओ जाग चुकी है। तुम्हें याद आया कि हाथ मुंह धोने के बाद घर में खाना खत्म था, तो तुम सब्जियां, चावल और मीट लेने गए थे। तुम दोनों एक पल के लिए जम से गए। तुमने आखिरकार अपनी पत्नी को गौर से देखा। वह इतनी खूबसूरत थी, तुम्हारी अपनी दुनिया की किसी भी सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर से कहीं ज्यादा। लेकिन वह बहुत कमजोर थी। उसका चेहरा धूप और पोषण की कमी के कारण पीला पड़ गया था। उसे इस हालत में देख तुम्हारे अंदर दर्द, अपराधबोध और शर्म का मिश्रण सा पैदा हुआ। तुम जैसे जालिम ने इतनी खूबसूरत पत्नी के साथ इतना क्रूर व्यवहार कैसे किया? सचमुच तुम किसी लायक नहीं थे। शुभ प्रभात, मैं पहले खाना बनाना शुरू करता हूं। तुमने खामोशी तोड़ी, राशन उठाया और किचन की तरफ बढ़ गए। सिया शियाओ को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसने वाकई उसे ग्रीट किया था, और उसने खाना बनाना कब सीखा? वह चुपचाप तुम्हें काम करते हुए देखती रही। उसके मन में दुख की एक लहर सी दौड़ गई। उसके होंठ कांपे और आंखें नम हो गईं। यह क्या है? आखिर मुझे इस जमीर का क्या करना है? इसी बीच मेंग मेंग जाग गई थी। शायद अपनी मां को ढूंढ रही थी। नंगे पैर वह भागती हुई किचन की तरफ गई। खाने की खुशबू उसकी नन्ही नाक से टकराई और वह बड़ी बड़ी आंखों से किचन की तरफ मुड़ी। तुमने उसे देखा और बच्ची को देखकर मुस्कुराए, लेकिन मेंग मेंग डर गई और पीछे हट गई। तुमने आह भरी, अपना सिर खुजलाया। जल्द ही खाना तैयार हो गया। तुमने उन दोनों की तरफ देखा जो अब भी दूरी बनाए हुए हिचकिचा रही थीं, और उन्हें पास बुलाया। मेंग मेंग के मुंह में पानी आया, पर वह फिर भी आगे नहीं बढ़ी। सिया शियाओ भी सन्न रह गई, अविश्वास से देखती रही। तुम्हें थोड़ी उत्सुकता की उम्मीद थी, लेकिन उनके डरे हुए हाव भाव देखकर तुम्हारा उत्साह ठंडा पड़ गया। तुमने एक धीमी आह भरी। मैं आगे जाता हूं, तुम लोग खाओ। यह कहकर तुम दूसरे कमरे में चले गए। सिया शियाओ वहीं खड़ी रही। तुमने बंद दरवाजे और फिर अपनी बेटी की उम्मीद भरी आंखों की ओर देखा। एक और आह भरी। मेंग मेंग, हाथ धोकर आओ और खाना खा लो। मेज पर बाजरे की खिचड़ी थी, सुनहरी और लुभावनी। साथ में 2 छोटी सब्जियां और उबले हुए अंडे की एक छोटी कटोरी भी थी। अंडा देखते ही मेंग मेंग की आंखें चमक उठीं। माँ, क्या ये पापा ने मेरे लिए बनाया है? सिया शियाओ पल भर के लिए निशब्द हो गई। अपनी बेटी की उम्मीद भरी नजरों को देख उसने हाँ में सिर हिलाया। मेंग मेंग की आंखें और भी चमक उठीं। उसने उत्साह से एक चम्मच मुंह में डाला। यह उसके पिता के हाथ का बना पहला खाना था और बहुत स्वादिष्ट था। सिया शियाओ चुपचाप खा रही थी, अपने अंतर्विरोधी जज्बातों से जूझते हुए।
उसकी नजरें बार बार दूसरे कमरे के उस बंद दरवाजे की तरफ जा रही थीं। तुम दूसरे कमरे की मेज पर बैठे थे। तुम्हें भी भूख लगी थी, पर तुम जानते थे कि माँ और बेटी तुम्हारे साथ मेज साझा करने के लिए तैयार नहीं है। सिर हिलाकर तुमने यह ख्याल झटक दिया और अपना फोन लोकल प्लेटफॉर्म पर खोल लिया। तुमने अपना पुराना अकाउंट डिलीट कर दिया जिसके कुछ हजार फॉलोअर्स थे और एक नया अकाउंट बनाया। आदत के अनुसार तुमने ट्रेंडिंग लिस्ट खोली और फौरन माथे पर बल पड़ गए। यह किस तरह का घटिया संगीत है? यह फालतू के वायरल सिंगर्स कब से ट्रेंड होने लगे? तुम्हारे दिमाग में एक योजना बनी। तुमने कुछ कागज ढूंढे जो सिया शियाओ ने छोड़े थे, उन्हें मेज पर रखा। तुम्हारा पेन तेजी से कागज पर दौड़ने लगा। इस समानांतर दुनिया में संगीत को समय और स्थान के पार ले जाना जैसे जटिल काम भी यहां तुच्छ थे। कुछ ही पलों में एक पूरा म्यूजिकल स्कोर तुम्हारे सामने था। उत्साहित होकर तुमने अलमारी से गिटार निकाला, मेज पर बैठे और अपनी भावनाओं को बहने दिया। आंखें बंद कीं। तुम्हारी उंगलियां धीरे धीरे तारों को छूने लगीं। गिटार की धुन कमरे में गूंज उठी। सिया शियाओ चुपचाप खाते हुए सदमे में थी। तुम्हें गिटार बजाना आता है? यह कैसे मुमकिन है? और वह गिटार, वह तो मेरा है। वह जानती थी कि उसे तो बजाना नहीं आता था, पहले नहीं आता था। यह क्या हो रहा था? गिटार के साथ तुम्हारी आवाज भी घुल गई, क्योंकि मैंने सपना देखा कि तुम मुझे छोड़ गई हो। मैं आंसुओं में जाग उठा, खिड़की से गुजरती रात की ठंडी हवा को देखते हुए। क्या तुम मेरे प्यार को महसूस कर सकती हो? जब हम बूढ़े हो जाएंगे, क्या तुम तब भी मेरे साथ रहोगी? बीतते हुए सालों को धीरे धीरे गुजरते देख सिया शियाओ की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। यहां तक कि खुशी खुशी खाना खा रही मेंग मेंग भी तुम्हारी आवाज की दीवानी हो गई। वह रुक गई, बंद दरवाजे को निहारने लगी, सिर झुकाए हुए, मंत्रमुग्ध। उसे एहसास हुआ कि यह उसके पिता के हाथ का बना पहला भोजन था और उनकी आवाज कितनी कोमल और सुकून देने वाली थी। सिया शियाओ ने कभी यह गाना नहीं सुना था, फिर भी उसने इसकी गहराई को महसूस किया। धुन इतनी सुंदर थी कि यकीन करना मुश्किल था कि यह तुम जैसे शैतान के मुंह से निकली है। अगले बोल आए, लोग तुम्हारी जवानी की तारीफ करते हैं, पर वक्त की क्रूरता को कौन सह सकता है? तुम्हारी जिंदगी में इतने लोग आए और गए, पर इतना जान लो कि तुम्हारी पूरी जिंदगी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। सिया शियाओ अब खुद को रोक नहीं सकी। उसके कंधे कांपने लगे, आंसू आजादी से बहने लगे। 2 साल, डर और तकलीफ के 2 लंबे साल, संगीत के बिना 2 साल, घर में कैद, सिर्फ कामों, गंदगी और धीरे धीरे राक्षसी बनते पति के सामने। अब यह सब भागने की हिम्मत जुटाने के बाद इस गाने का क्या मतलब था? यह अचानक बदलाव क्यों? वह खुद को टूटते हुए महसूस कर रही थी। डर से अभिभूत, भविष्य का डर, इस अप्रत्याशित बदलाव का डर। क्या यह बस एक सपना था? संगीत बंद हुआ। मेंग मेंग ने अपनी मां को रोते हुए देखा। वह सिया शियाओ की गोद में चढ़ गई और अपने छोटे हाथों से आंसू पोंछने की कोशिश करने लगी। रो मत मां, रो मत। मेंग मेंग तुम्हें चुप कराएगी। बच्ची को लगा उसकी मां को फिर दर्द हो रहा है। आंसू पोंछते हुए उसने अपनी मां के कॉलर के नीचे पीठ पर धीरे से फूंक मारी। कपड़ों के नीचे सिया शियाओ की पीठ हल्के, बैंगनी निशानों से भरी हुई थी। तुम तो जानते ही नहीं थे कि तुम्हारे गाने की वजह से मां और बेटी ने क्या महसूस किया। इस वक्त तुम एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। तुम्हारा चेहरा ठीक से दिख नहीं रहा था, बस नाक के नीचे का हिस्सा, जब तुम गिटार थामे गला साफ कर रहे थे। इस बार तुमने गाना ज्यादा औपचारिक ढंग से शुरू से अंत तक गाया। गाना खत्म कर तुमने रिकॉर्डिंग सेव की। शुरुआत और अंत के बेकार हिस्से काट दिए, ऑडियो निकाला और कॉपीराइट के साथ ऑनलाइन अपलोड कर दिया। सब हो जाने के बाद तुमने टाइटल दिया अ लाइफ विद यू, सबको समर्पित एक ओरिजिनल गाना, उम्मीद में कि इसे पसंद किया जाएगा और खूब लाइक्स मिलेंगे। वीडियो अपलोड करते ही तुमने राहत की लंबी सांस ली। आखिरकार काम हो गया। अब बस इंतजार करना था कि लोग क्या प्रतिक्रिया देते हैं। इस दौर में यह गाना हिट होना ही था। तुमने गिटार अलमारी में रखा, अपना खाली पेट रगड़ा, सिर खुजलाया और सोचा कि मां बेटी ने खाना खा लिया या नहीं। भूख से बुरा हाल था, यह किसी सजा से कम नहीं था। और इंतजार न कर तुम चोर की तरह दबे पांव दरवाजे के पास गए। तुमने सिया शियाओ को, मेंग मेंग को मेज से दूर ले जाते देखा। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे वो रो रही थी। उसने तुम्हें देख लिया, एक पल के लिए जम गई, फिर बच्ची को लेकर तेजी से मास्टर बेडरूम की ओर चली गई। राहत की सांस ले तुम मेज तक पहुंचे और खाना खाया। देखकर खुशी हुई कि तुम्हारे लिए भी थोड़ा खाना बचा था। तुमने बाजरे की दलिया खाई, बर्तन साफ किए और सब सलीके से रख दिया। खाना खाने के बाद कुछ और काम न होने पर तुम घर में टहलने लगे। ये 2 बेडरूम, एक लिविंग रूम का करीब 50 वर्ग मीटर का फ्लैट था, जो शादी के समय साथ लिया था। तब सब कुछ सजा संवारा था। अब पुरानी चीजें घिस चुकी थीं। तुमने सिर हिलाया और सोफे पर गिर गए।
सोचना भी मुश्किल था कि सिया शियाओ और बच्ची यहां 2 साल से कैसे रह रही थीं, बाहरी दुनिया से इतना कटा हुआ जैसे कोई जेल हो। तुम जानते थे कि सब कुछ एक पल में नहीं बदल सकते। तुम सोफे पर बैठकर बस फोन स्क्रॉल कर रहे थे, देख रहे थे कि घर कैसे संभालें, बच्ची को खुश कैसे रखें, एक अच्छा पिता कैसे बने। इंटरनेट की अंतहीन सलाहों ने तुम्हें उलझन में डाल दिया। तभी मास्टर बेडरूम का दरवाजा खुला और एक छोटा सा सिर बाहर निकला। मेंग मेंग ने अपना सिर झुकाया। उसकी बड़ी चमकती आंखें उत्सुकता से तुम्हें देख रही थीं। उसकी नजरों की मासूमियत और साफगोई ने तुम्हारा दिल पिघला दिया। उसका चेहरा अभी भी दुबला था, बिल्कुल उसकी मां जैसा, और तुमने सोचा कि अगर ये थोड़ा गोल मटोल होता तो वो और भी प्यारी लगती। ये मां बेटी बस बचा खुचा खाती थीं और शराब में मिला हुआ खाना बच्ची के लिए नहीं था। पुराने मालिक ने पैसे नहीं दिए थे तो उन्हें खाने के लिए भी तरसना पड़ता था। तुमने अनजाने में ही मेंग मेंग को देखकर मुस्कुराना चाहा, लेकिन इससे पहले कि तुम्हारे होठों पर मुस्कान आती वो डर गई, दरवाजा बंद किया और अंदर भाग गई। कमरे से सिया शियाओ की आवाज गूंजी। वो बच्ची को चुप करा रही थी। तुम्हारी मुस्कान जम गई। तुम बेबसी में नाक रगड़ने लगे और वक्त गुजरता गया। तभी दोपहर हो गई। तुमने फोन रखा और खड़े हुए। लंच बनाने का वक्त हो गया था। तभी दरवाजा खुला और सिया शियाओ बेतहाशा तुम्हारे कपड़ों का ढेर लिए बाहर आई। वो सीधे बाथरूम की ओर गई, जैसे उसने तुम्हें सोफे पर खड़े देखा ही ना हो। तुमने देखा कि वो हल्की सी तन गई थी। क्या वो कपड़े धोने जा रही थी? अचानक तुम्हें याद आया कि कल जो कपड़े तुमने बदले थे वो वॉशिंग मशीन में ही थे। तुम तेजी से बाथरूम की ओर लपके। सिया शियाओ का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि तुम अभी घर पर होगे। तुम तो इस वक्त अक्सर दोस्तों के साथ पीने बाहर निकल जाते थे। तुम्हारे कदमों की आहट सुनकर उसका शरीर कांप उठा। मेरे कपड़े अभी भी वॉशर में हैं। क्या मैं पहले उन्हें सूखने के लिए निकाल लूं? तुम्हारी जानी पहचानी आवाज पीछे से आई। वॉशिंग मशीन खोलने के लिए झुकी सिया शियाओ चौंक गई और बाथरूम में सिमट गई। संभल कर, तुमने स्वाभाविक रूप से कहा। तब सिया शियाओ को एहसास हुआ कि तुम उससे इजाजत मांग रहे थे। उसकी नजरें इधर उधर भटक रही थीं। वो तुम्हें देख नहीं पा रही थी। पहले आप, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी मुट्ठियां भींची थीं, हाथ कांप रहे थे और आंखों में गुस्सा और दर्द का मिश्रण था। तुमने साफ देखा था कि उसकी गर्दन और पीठ पर गहरे निशान थे। तुमने उसकी तरफ नहीं देखा। वॉशर के कपड़ों पर ध्यान टिकाकर कहा, मैं लंच बनाता हूं। मेंग मेंग जब जागे तो बुला लेना। सिया शियाओ डर से पीछे हट गई। वो जानती थी कि तुम्हारी मौजूदगी बस दबाव डालती है। तुमने आह भरी, धुले हुए कपड़े उठाए और बालकनी की तरफ चले गए। सिया शियाओ वॉशर के पास खड़ी रसोई से उठते धुएं को देखती रही। उसकी नजरें बार बार रसोई की तरफ जातीं। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या चल रहा है। उसने अनजाने में अपनी नाक छुई, फिर से जम गई। उसने यह आदत कब डाली? वो वहीं खड़ी रही, वॉशिंग मशीन की आवाज सुनती रही। उसका मन कशमकश में था। जब कपड़े धुल गए तो वो उन्हें बालकनी में सुखाने ले गई, जबकि तुम रसोई में व्यस्त थे। मेंग मेंग अपने आप जाग गई, नंगे पांव, अपने नन्हे हाथों से नींद भरी आंखें रगड़ते हुए। जब उसने तुम्हें रसोई में काम करते देखा तो उसकी बड़ी सुंदर आंखें चमक उठीं और वो दरवाजे के फ्रेम पर झुककर तुम्हें देखने लगी। सिया शियाओ कपड़े सुखाकर वापस आई और उस छोटी आधी नींद में डूबी आकृति को देखा जो उम्मीद के साथ तुम्हें काम करते देख रही थी। उसका दिल जैसे टूट गया। वो झटके से मुड़ी, दीवार से टिक गई, अपने चेहरे को हाथों से ढका और नीचे बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। यह एक ऐसा नजारा था जिसे उसने सालों पहले बस सपने में देखा था। तुम अभी भी उनके साथ मेज पर नहीं बैठे। खाना मेज पर रखकर तुम घर से बाहर निकल गए। दरवाजे की आवाज सुनकर सिया शियाओ ने जल्दी से आंसू पोंछे और होंठ काटे। वो खड़ी हुई, मेंग मेंग को पकड़ा और डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ी। कोई नहीं जानता था कि उस पल उसकी भावनाएं कितनी जटिल थीं। वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि वो क्या महसूस कर रही है। खाना नाश्ते की तरह ही स्वादिष्ट था और छोटी बच्ची ने खुशी खुशी स्टीम एग खा लिया। लेकिन माँ बेटी का वो सुकून भरा लंच दरवाजा खुलने की आवाज से टूट गया। उन्होंने अनजाने में ऊपर देखा और तुम्हें एक बड़ा थैला लिए अंदर आते देखा। तुम्हारी बाहों में मेंग मेंग हल्की सी डगमगाई। स्टीम एग का छोटा चम्मच उसके मुंह में था और उसकी बड़ी आंखें तुम्हारी हर हरकत पर टिकी थीं। तुम नजरें झुकाए रहे, उन दोनों की तरफ देखने की हिम्मत नहीं हुई। तुम सोफे पर गए, थैला रखा और थोड़ी दबी आवाज में कहा, मैं तुम्हारे लिए मरहम लाया हूं, इसे लगा लेना। और छोटी के लिए एक खिलौना भी है। मुझे नहीं पता वो इसे पसंद करेगी या नहीं, पर मैंने देखा है दूसरी बच्चियों के पास ऐसा होता है, तो शायद उसे भी अच्छा लगे। सिया शियाओ ने कुछ नहीं कहा। तुमने कुछ देर रुककर फिर कहा, मुझे पता है शायद तुम मेरा यकीन न करो, लेकिन मुझे ये कहना ही होगा। मैं अब और शराब नहीं पीऊंगा और कभी तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा।
तुम्हें और मेंग मेंग को अब घर से डरने की जरूरत नहीं है। बच्ची अभी छोटी है और ये माहौल उसके लिए ठीक नहीं है। एक ही सांस में सब कुछ कह देने के बाद तुम्हें लगा जैसे तुम्हारे सीने से भारी बोझ उतर गया हो। सिया शियाओ के जवाब का इंतजार किए बिना तुम चुपचाप अपने बेडरूम में चले गए। सिया शियाओ ने तुम्हें जाते देखा और बेडरूम का दरवाजा बंद होते देख उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। सिर्फ एक दिन में इस आदमी के अचानक बदलाव को देखकर वो अपना बचाव नहीं छोड़ पा रही थी। बेडरूम के अंदर तुम और भी बुरा महसूस कर रहे थे। तुम्हारी आंखें लाल थीं और जब तुम बाहर थे तो उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे। अगर हो पाता तो तुम इस दुनिया में कभी ना आते, ये सब कभी ना देखते। खासकर सिया शियाओ के शरीर पर बने हुए निशान जिसने तुम्हारा दिल भारी कर दिया। इस घर में सिर्फ एक दिन और तुम्हारी आत्मा लगभग कुचल गई थी। तुम समझ नहीं पा रहे थे कि कोई अपने ही परिवार के प्रति इतनी नफरत कैसे रख सकता है। लंच के बाद भी सिया शियाओ ने तुम्हारे लिए खाना बचाया। उसने मेज पर रखे थैले की तरफ एक पल देखा, फिर मेंग मेंग को लेकर मास्टर बेडरूम की तरफ चली गई। तुमने बेडरूम का दरवाजा बंद होने की आवाज सुनी और जान गए कि उन्होंने खाना खा लिया है। तुम उठकर अपने कमरे से बाहर आए। थैला मेज पर रखा था, अभी तक खुला भी नहीं था। तुमने अपने होंठ भींचे, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, और अंत में चुपचाप बैठकर खाने लगे। अचानक मास्टर बेडरूम का दरवाजा फिर खुला। मेंग मेंग ने अपना छोटा सा सिर बाहर निकाला, उत्सुकता से तुम्हें खाना खाते देख रही थी। तुमने इस बार उसे देखकर मुस्कुराया और वो इस बार भागी नहीं, वो अभी भी उत्सुक थी। उसकी नजरें तुम पर टिकी रहीं। तुम्हारा दिल थोड़ा शांत हुआ और राहत की एक लहर सी दौड़ गई, क्योंकि ऊर्जा का यह छोटा सा गोला जैसे तुम्हारे तनाव को ठीक कर रहा था। तुमने चॉपस्टिक्स रखीं और जितनी कोमल आवाज में कह सकते थे बोले, मेंग मेंग। तुम्हारी आवाज सुनकर बच्ची हल्की सी कांपी, पर वो पीछे नहीं हटी। उसने मास्टर बेडरूम की तरफ देखा जैसे हिम्मत जुटा रही हो, फिर वापस तुम्हें देखा। उसने बहुत ही धीमी कोमल आवाज में कुछ कहा। उसे सुनकर तुम्हारा पूरा शरीर सिहर उठा और आंखों में आंसू भर आए। ये तुम्हारी इस नई दुनिया में सुनी गई सबसे खूबसूरत धुन थी। मेंग मेंग ने सिर झुकाया। वो हैरान थी कि उसका पिता हंस और रो एक साथ कैसे रहा है। वो सोच रही थी कि कोई आंसुओं में मुस्कुराहट कैसे छिपा सकता है। तुमने धीरे से कुछ कहा, फिर खड़े होकर सोफे की तरफ चले गए। तुमने थैले में हाथ डाला और वो गुड़िया निकाली जो अभी खरीदी थी। मेंग मेंग की तरफ उसे धीरे से हिलाया। उसकी बड़ी आंखें झपकीं और वो चीख पड़ी। उसने गुड़िया देखी, फिर मास्टर बेडरूम की ओर मुड़ी, हिचकिचाई और अंत में तुम्हारी तरफ कदम बढ़ाए। तुम्हारा दिल जोर से धड़क रहा था। तुम उस नन्ही बच्ची को डराना नहीं चाहते थे जो हिम्मत करके तुम्हारे पास आई थी। मेंग मेंग को बस इतना पता था कि पापा स्वादिष्ट खाना बना सकते हैं और अब उनके पास एक खिलौना भी है जो उसे पसंद है। उसे एहसास हुआ कि अब वो उसे या उसकी मां को तंग नहीं करेंगे। वो तुम्हारे पास आई, अपना नन्हा सा चेहरा ऊपर किया, जोर से सूंघा और फिर खिलखिलाकर मुस्कुरा दी। क्या तुम्हें गुड़िया पसंद है बेटा? तुमने उसे उतनी कोमलता से कहा जितनी तुम जुटा सकते थे। मेंग मेंग के नन्हे हाथ हिले जैसे वो गुड़िया लेना चाहती हो, पर उसमें अभी हिम्मत नहीं थी। बजाय इसके उसने अपनी बड़ी चमकती आंखें तुम्हारी आंखों पर टिका दी। ये देखकर तुम धीरे से घुटनों के बल उसके स्तर पर झुके और खिलौना उसके हाथों में थमा दिया। आखिरकार मेंग मेंग ने गुड़िया ले ली। उसकी नजरें तुम पर से हटकर गुड़िया पर चली गईं। उसने अपनी छोटी उंगलियां गुड़िया के मुलायम स्कर्ट पर फेरीं और उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। उसकी खुशी देखकर तुम्हारी भावनाएं मिश्रित थीं। उसके छोटे दुबले चेहरे को करीब से देखकर और वो पुराने छोटे कपड़े जो उसने पहने थे, तुम्हारा दिल सुई चुभने जैसा दर्द करने लगा। वो अभी महज 3 साल की थी। दुलार पाने की उम्र थी उसकी, पर उसे एक छोटे से खिलौने से इतनी खुशी मिल रही थी। तुमने अपने दांत भींचे, जल्दी से आंसू पोंछे, जबरदस्ती मुस्कुराए और चुपचाप मेंग मेंग को अपने पास खेलते हुए देखते रहे। उस पल तुम्हारी नजरें सिर्फ उसी पर थीं। मास्टर बेडरूम के अंदर शियाओ और भी घबराई हुई थी। वो नहीं जानती थी कि ये सही है या गलत, लेकिन उसने तुम्हारी पहले की बात से सहमति जताई थी। बच्ची अभी छोटी थी और उसे ऐसे माहौल में बड़ा नहीं होना चाहिए था। बच्ची को तुम्हारे पास जाने देना ही वो सबसे बड़ा कदम था जो वो उठा सकती थी। बाहर मेंग की हंसी चांदी की घंटियों की तरह गूंज रही थी। शियाओ खुद को रोक नहीं पाई और आंसू छलक आए। वो चुपचाप बिस्तर पर बैठकर उन्हें पोंछती रही। कुछ ही देर में मेंग मेंग खेलते हुए थक गई। उसने गुड़िया को कसकर गले लगाया, अपने मुस्कुराते पिता को देखा, हल्की सी भौहें सिकोड़ी, फिर दौड़कर बेडरूम में चली गई। तुमने उसे जाते देखा, अपनी नाक छुई और चुपचाप मुस्कुरा दिए। लगता है उसे चप्पलें दिलाने की जरूरत है। नंगे पांव घूमना अच्छी आदत नहीं है। तुम नहीं जानते थे कि सिर्फ एक रात में
तुम्हारा गाना अ लाइफ विद यू पूरी तरह वायरल हो चुका था। रात के 10 बजे तक वीडियो ट्रेंडिंग लिस्ट में आ चुका था। वहीं बेन हेडक्वार्टर्स में ऑपरेशंस डायरेक्टर यांग चिंग लिन अपने ऑफिस में थी। दिन भर का काम खत्म कर उसने दरवाजा खटखटाने वाले की तरफ भौहें सिकोड़ कर देखा। उसका चेहरा गंभीर था। जब तकनीशियन शियाओली हाथ में टैबलेट लिए अंदर आया, उसने माथे से पसीना पोंछा। डायरेक्टर यांग, एक जरूरी रिपोर्ट है। प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो है जो सिर्फ 2 घंटे में ट्रेंडिंग लिस्ट में आ गया है। यह अभी 5वें नंबर पर है। यांग चिंग लिन को ज्यादा चिंता नहीं हुई। उसने भौहें सिकोड़ी और शियाओली से टैबलेट लेने के लिए हाथ बढ़ाया। इतनी हड़बड़ी क्यों है? ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। तो किस इन्फ्लुएंसर ने इस बार गड़बड़ की है? कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर नहीं है, शियाओली ने संभलकर जवाब दिया। उसके हाव भाव पड़ रहा था। यह आज ही बना नया अकाउंट है और वीडियो हमारे पुश सिस्टम से भी नहीं गया था। यह बस एक गाना है। यह सुनकर यांग चिंग लिन की उदासीनता हैरानी में बदल गई। वो साफ तौर पर एक गाने के वायरल होने को लेकर हैरान थी और बिना किसी प्रमोशन के सीधे 5वें नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। शियाओली ने कुर्सी पर पीछे झुककर डोइन की ट्रेंडिंग लिस्ट खोली। उसकी आंखें और फैल गईं। यह तो 4थे नंबर पर आ गया है। चलो देखते हैं ये कैसा गाना है। गाना सुनकर यांग चिंग लिन खामोश हो गई। डोइन पर अपने इतने सालों में उसने प्लेटफॉर्म पर कभी इतना खूबसूरत गाना नहीं सुना था। उसने क्रिएटर की प्रोफाइल शिन्यो पर क्लिक किया। कितना प्यारा नाम है। शियाओली, तुमने अच्छा काम किया है। इस वीडियो को प्रमोट करो और लोगों तक पहुंचाओ। सुनिश्चित करो कि कल तक यह ट्रेंडिंग लिस्ट में पहले नंबर पर हो। शियाओली ने मजबूती से सिर हिलाया, यह जानते हुए कि उसका दांव काम कर गया। शियाओली के जाने के बाद यांग चिंग लिन ने वह गाना एक बार फिर सुना। यह अब भी उतना ही सम्मोहक था। वह ख्यालों में खोकर डेस्क पर उंगलियां थपथपाने लगी। तभी उसने फोन उठाया और एक प्राइवेट मैसेज भेजा। उधर घर पर तुम सुबह 5 बजे ही जाग चुके थे। तुम्हें अभी पता नहीं था कि तुम्हारा गाना वायरल हो चुका है। झटपट तैयार होकर तुम मॉर्निंग रन के लिए निकले। तुम्हारा शरीर तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा कमजोर था। तुम कुछ ही मिनटों में हांफने लगे और बुरी तरह थक गए। बार बार रुककर दौड़ रहे थे। 1 घंटे के बाद तुमने 5 किलोमीटर पूरे कर लिए, जो तुमने खुद के लिए लक्ष्य तय किया था। जब तुम घर लौटे तो सुबह के 7:40 हो रहे थे। जैसे ही तुमने दरवाजा खोला, तुम्हारी टक्कर श्याओ शियाओ से हुई, जो अभी बाथरूम से बाहर आई थी और तौलिए से बाल सुखा रही थी। वह चौंक कर उछल पड़ी। मुझे नहीं पता था कि तुम बाहर गए थे। मैं अभी नाश्ता बनाना शुरू करती हूँ। तुम एक पल के लिए ठिठके, अजीब महसूस किया, लेकिन जल्दी से बोले, मिंग मिंग अभी भी सो रही है। श्याओ शियाओ ने होंठ भींचे और खामोशी से सिर हिलाया। उसकी धड़कनें तेज हो रही थीं। तुम्हें सुबह सुबह इतनी ऊर्जा से भरा देखकर, जो उस बिखरे हुए इंसान से बिल्कुल अलग था जिसे वह जानती थी, उसका दिल घबरा गया। वह अनजाने में ही एक तरफ हटी और रसोई की ओर दौड़ पड़ी। तुमने मिंग मिंग की तरफ देखा? मैं नहा लूं, फिर नाश्ता बनाऊंगा। तुम्हारी आवाज में हल्की सी छेड़खानी और गर्मजोशी थी। तुम्हें सुनकर श्याओ शियाओ वहीं जम गई। एक पल बाद उसके होठों से धीमी आवाज आई, तुम बस बैठ जाओ, मैं बच्ची का ख्याल रख लूंगी। वह तेजी से बेडरूम के अंदर चली गई, जैसे भाग रही हो। तुमने बेडरूम का दरवाजा बंद होते देखा और बेबसी से कंधे उचकाए। नहाने के बाद तुम्हें जबरदस्त भूख लगी थी और शरीर शराब के लिए तड़प रहा था, जिससे तुम असहज हो गए। तुम बमुश्किल अपने मुंह में पानी आने से रोक पा रहे थे। खुद को शांत करने के लिए खाना बनाते समय गर्म पानी पी रहे थे। मिंग मिंग जाग गई थी। श्याओ शियाओ ने उसे तैयार कर दिया था और वह तुम्हारे द्वारा कल खरीदी गई गुड़िया को पकड़े रसोई के दरवाजे से तुम्हें उत्सुकता से देख रही थी। तुमने पीछे मुड़कर उसे देखा और मुस्कुराए। तुम्हारे चेहरे पर पिता जैसी कोमल मुस्कान थी। सुप्रभात मिंग मिंग, आज नाश्ते में क्या खाना चाहोगी? मिंग मिंग ने अपना सिर झुकाया, गहरी सोच में डूब गई। फिर उसकी आंखें चमक उठीं। स्टीम्ड एग, मुझे स्टीम्ड एग पसंद है। ठीक है, स्टीम्ड एग ही बनेगा, तुमने लाड से कहा। उसका छोटा सा सिर सहलाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन वह शर्माकर पीछे हट गई। अभी मैं इस नन्ही परी को डराना नहीं चाहता। तुम कोमलता से मुस्कुराए। आराम से, कोई जल्दी नहीं है। तुम महसूस कर सकते थे कि वह धीरे धीरे तुम्हें अपना रही है। यह देखकर तुम्हें उम्मीद जगी और हौसला मिला। यहां तक कि शराब की तड़प और भूख भी अब दूर महसूस हो रही थी। तुमने मेज पर नाश्ता लगाया और अपने बेडरूम में चले गए। माँ और बेटी को पहले खाने दिया, लेकिन इस बार रसोई से हंसी और बातचीत की आवाजें आ रही थीं, जो एक सुखद बदलाव था। अपने बिस्तर पर लेटकर तुमने अपना फोन उठाया, जो अभी भी साइलेंट पर था, यह देखने के लिए कि वीडियो कैसा प्रदर्शन कर रहा है। अनलॉक करते ही तुम हैरान रह गए। नोटिफिकेशन से तुम्हारी स्क्रीन भर गई थी, बहुत सारे। यह देखकर तुम्हारी सांस अटक गई।
डोइन खोलकर अपनी पेज चेक की तो इतनी बड़ी संख्या देखकर तुम्हारी आंखें फटी रह गईं। 10 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स, तुम्हारी धड़कनें तेज हो गईं। 20 लाख लाइक्स, करीब 10 लाख कमेंट्स, सबके सब तारीफों से भरे। उस गाने ने तुम्हें एक ही दिन में मशहूर कर दिया था। और सबसे अच्छी बात, कमेंट्स बहुत सकारात्मक थे और लोग ऐसे और गाने मांग रहे थे। अपने बैक एंड वॉलेट में कमाई चेक की तो तुम्हारी मुस्कान चौड़ी हो गई। बिना किसी विज्ञापन के, केवल ट्रैफिक से, वीडियो ने टैक्स कटने के बाद एक दिन में 3,20,000 युआन की कमाई कर ली थी। आखिरकार एक राहत की सांस ली। तुम्हारे पास पैसे थे। अब जिंदगी इतनी तंग नहीं रहेगी। जब तुम्हारे पास केवल 1,000 युआन थे तो किराने का सामान खरीदना भी जोखिम भरा लगता था। कमाई को अपने बैंक में ट्रांसफर करने के बाद तुम उन दोनों के नाश्ता खत्म करने का इंतजार करने लगे। जैसे ही तुमने बेडरूम का दरवाजा खुलने की आवाज सुनी, तुम जल्दी से बाहर खाने गए और मेज साफ कर दी। बर्तन धोने के बाद तुमने अपना फोन उठाया और बाहर भागे। तुम जॉनसन के एक पुराने इलाके में रहते थे। पड़ोस जर्जर था, लेकिन यह सस्ता था। जब तुमने और श्याओ शियाओ ने शादी की, तब तुम दोनों को काम करते हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था और तुम्हारे पास फंड सीमित थे। तुमने कभी बेहतर जगह पर जाने का सपना देखा था, लेकिन 2 साल बाद तुम्हारा मूल साथी न तो काम ढूंढ रहा था और न ही आर्थिक रूप से योगदान दे रहा था। तुम्हारी सारी बचत खर्च कर दी और शराब के लिए श्याओ शियाओ का फोन भी बेच दिया। अपने जर्जर अपार्टमेंट को छोड़कर तुम सीधे उस मॉल की तरफ गए जो तुम्हें याद था। पहली चीज जो तुमने देखी वह एक प्रसिद्ध घरेलू स्मार्टफोन ब्रांड का स्टोर था। शायद इसलिए कि ज्यादातर लोग काम पर थे, स्टोर लगभग खाली था। एक युवा महिला क्लर्क काउंटर के पीछे आलस से अपने नाखून पेंट कर रही थी। तुम्हें देखते ही उसकी आंखें चमक उठीं और वह जल्दी से आकर बोली, नमस्ते सर, क्या आप फोन खरीद रहे हैं? तुमने सिर हिलाया, स्टोर काउंटर का मुआयना किया और चारों तरफ देखने के बाद आखिर में एक स्काई ब्लू मॉडल चुना। युवा महिला क्लर्क का चेहरा खिल उठा। वाह, बहुत अच्छी पसंद है, हैंडसम। यह हमारा लेटेस्ट मॉडल है, अत्याधुनिक तकनीक के साथ 100 गुना जूम और सैटेलाइट कॉल सपोर्ट करने वाला दुनिया का पहला फोन। तुमने सोच समझकर सिर हिलाया, फिर पूछा, क्या आप यहाँ सिम कार्ड भी बेचते हैं? बेशक, क्या यह आपके खुद के लिए है? उसने पूछा। तो तुमने जवाब दिया, ओह, यह मेरे लिए नहीं है, यह मेरी पत्नी के लिए है। क्लर्क एक पल के लिए जम गई, तुम्हारी तरफ देख रही थी। अंदर ही अंदर उसे थोड़ी निराशा महसूस हुई। इतने कम उम्र में ही शादीशुदा अच्छे पुरुष हमेशा पहले ही ले लिए जाते हैं। उसने पलक भी नहीं झपकाई, अपनी पत्नी के लिए फोन पर हजारों खर्च कर दिए। उसने बाहर से विनम्रता से कहा, आपकी पत्नी बहुत भाग्यशाली हैं सर। मुझे यकीन है कि उन्हें यह फोन जरूर पसंद आएगा, लेकिन सिम कार्ड लेने के लिए उन्हें रजिस्ट्रेशन के लिए अपनी आईडी के साथ खुद आना होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, फिलहाल बस फोन पैक कर दीजिए। तुमने सिर खुजलाते हुए कहा, तुम्हें उम्मीद नहीं थी कि सिम कार्ड के लिए आईडी वेरिफिकेशन की जरूरत होगी। जल्द ही फोन पैक हो गया। तुमने स्कैन करके भुगतान किया और जल्दी से स्टोर से निकल गए। अभी भी खरीदने के लिए बहुत सी चीजें बाकी थीं और तुम अपना और समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे। घर वापस आकर श्याओ शियाओ ने पूरे घर को ऊपर से नीचे तक साफ कर दिया था और अब सोफे पर बैठकर चमकीले नीले आसमान को निहार रही थी। कमरों में 2 दिन की हवाखोरी के बाद शराब की बदबू चली गई थी, जिसकी जगह खिड़कियों से आती ताजी हवा ने ले ली थी। श्याओ शियाओ के लिए यह लगभग अकल्पनीय था, एक ऐसी साधारण राहत जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। मिंग मिंग को खुशी से खेलते देख उसके होठों पर अनचाही मुस्कान आ गई। जिंदगी अच्छी लग रही थी। अचानक दरवाजे के अनलॉक होने की आवाज ने उसे विचारों से बाहर खींच लिया। मिंग मिंग उछल पड़ी, अपनी गुड़िया को पकड़े और श्याओ शियाओ की बाहों में छिप गई। बाहर? तुम मूवर से बात कर रहे थे? धीमे से, खरोंच मत आने देना, इसे सीधा कमरे में ले चलो। श्याओ शियाओ थोड़ी घबरा गई। मिंग मिंग को कसकर पकड़ लिया और बेडरूम की ओर पीछे हट गई, लेकिन जिज्ञासा उस पर भारी पड़ गई और उसने बाहर झांका। तुम और एक अजनबी एक क्रीम रंग का क्लाउड स्टाइल सोफा कमरे के अंदर ला रहे थे। जब तुम्हारी नजरें उससे मिली तो वे खुशी से चमक उठीं। क्या तुम मेरे लिए कुछ कप गर्म पानी ला सकती हो? मूवर्स को इसके बाद थोड़ा ब्रेक लेने दो। ठीक है, मैं ले आती हूं, श्याओ शियाओ ने जवाब दिया। अजनबियों के साथ बातचीत करने की लंबी आदत छूट जाने के कारण वह थोड़ी घबरा गई थी। उसने मिंग मिंग को गले लगाया और रसोई की ओर दौड़ पड़ी। तुम और मूवर्स नया सोफा ले आए, पुराना वाला हटा दिया और टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर और अन्य उपकरण अंदर ले आए। जैसे ही नए फर्नीचर का हर टुकड़ा आया, अपार्टमेंट का स्वरूप बदल गया। जो कभी पुराना और बेजान था, अब वह जीवंत और ऊर्जा से भरा लग रहा था।
पुराना फर्नीचर हट गया था। तुमने वह सब 800 युआन में बेच दिया। श्याओ श्याओ को यकीन था कि वह पुराना था, लेकिन पूरी तरह से उपयोग करने योग्य। वह समझ नहीं पा रही थी कि तुम्हारे पास ये सारे पैसे कहाँ से आए, क्योंकि उसने हिसाब लगाया था कि घर अभी भी तंगहाली में चल रहा होगा। मूवर्स को विदा करने के बाद तुम एक बड़ा थैला लेकर लिविंग रूम में लौटे, संतुष्टि के साथ अपने काम का मुआयना करते हुए। जो लिविंग रूम पहले तंग था, अब अंततः भरा भरा और आरामदायक लग रहा था। यह बिल्कुल एक घर जैसा महसूस हो रहा था। अपने चेहरे से पसीना पोंछते हुए तुमने थैले को नई कॉफी टेबल पर रखा और नरम सोफे पर पसर गए। रसोई में माँ और बेटी वहां खड़ी थीं, अभी भी सब कुछ देख रही थीं। मिंग मिंग को नीचे उतार दिया गया था। वह अपनी माँ के पैर को पकड़े हुए नए फर्नीचर के चारों ओर झांक रही थी। यह देखकर तुम मुस्कुराए बिना न रह सके। तुम्हारी आंखें खुशी से सिकुड़ गईं। तुमने थैले में हाथ डाला और एक बड़ा गुलाबी खिलौना निकाला, उसे कॉफी टेबल पर रखा, जबकि मिंग मिंग पर नजरें गड़ाए रखीं। उसकी आंखें खिलौने पर जम गईं। वह उससे नजरें नहीं हटा पा रही थी। एक हाथ में गुड़िया को कसकर पकड़े, दूसरे से साओ की शर्ट थामे। वह बेहतर देखने के लिए आगे झुकी। पापा, ये क्या खिलौना है? उसने पूछा। आपने प्यार से मुस्कुराते हुए अपना हाथ बढ़ाया। मिंग मिंग, देखो पापा तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। वह तुरंत दौड़कर नहीं गई। पहले उसने अपनी माँ की ओर देखा, फिर थोड़ा हिचकिचाते हुए धीरे धीरे करीब आई। तब तक आपने खिलौने की पैकिंग खोल दी थी, जिसके अंदर एक नन्हा राजकुमारी का घर था। क्या तुम पापा के साथ मिलकर इस राजकुमारी के घर को सजाना चाहोगी? आपके पूछने पर मिंग मिंग की आंखों में चमक आ गई और वह घुटनों तक आने तक करीब खिसक गई। आपने प्यार से मुस्कुराकर नन्ही राजकुमारी की मूर्ति दिखाई। राजकुमारी ने अभी कपड़े नहीं पहने हैं। पापा, ये अकेले नहीं कर सकते, तुम इसे सुंदर बनाने में मेरी मदद करो। आपने वह गुड़िया मिंग मिंग के हाथों में थमा दी। उसने पलकें झपकाईं और फिर हिचकिचाते हुए हाथ बढ़ाया। आपने अपने हाथों से उसका छोटा हाथ थामा, उसे गुड़िया का एहसास कराया और आपके चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान आ गई। फिर आपने राजकुमारी की गुलाबी ड्रेस उठाई, एक हाथ से मिंग मिंग का नन्हा हाथ पकड़े हुए दूसरे से ड्रेस दी। पापा को भरोसा है कि तुम इसे तैयार कर लोगी। ठीक है पापा, उसने चहकते हुए कहा। पापा के हाथ कितने गर्म हैं, मम्मा से भी ज्यादा। मिंग मिंग ने गुड़िया से आपकी अजीब सी शक्ल की ओर देखा और अचानक खिलखिलाकर हंस पड़ी। पापा कितने नादान हैं, मैं तुम्हें सिखाती हूं। आपके पैर के सहारे टिककर उसने अनाड़ीपन से गुड़िया को कपड़े पहनाने शुरू किए। आप भी उसके साथ हंसे और विनम्रता से सीखा कि कैसे नन्ही राजकुमारी को तैयार करने में मदद की जाए। वो पल थम सा गया था। छोटा सा कमरा रोशनी और गर्मजोशी से भर गया था। दरवाजे पर टिकी साओ शियाओ चुपचाप यह सब देख रही थी। इस खूबसूरत नजारे को देखकर उसका दिल भर आया। आपकी आंखें नम हो गईं। बाप बेटी को साथ खेलते हुए ज्यादा देर नहीं हुई थी। मिंग मिंग अभी भी आपके मार्गदर्शन में राजकुमारी के घर को सजा रही थी। जब आपने ऊपर देखा तो पाया कि साओ शियाओ रसोई के दरवाजे पर टिकी हुई है, खोई हुई ख्यालों में। धुलाई से फीकी पड़ी उसकी हल्की नीली शर्ट पर आपकी नजर ठहरी। एक पल के लिए याद आया, यह एक मैचिंग ड्रेस थी जिसे मिंग मिंग के दूसरे जन्मदिन पर साओ शियाओ ने चुपके से खरीदा था। बाद में डेकेयर स्टाफ ने इसे खोज लिया था और साओ शियाओ को सजा दी गई थी। उसका फोन असली मालिक ने बेच दिया था। इस याद ने आपको खामोश कर दिया। अगले ही पल आप अचानक उठे, अपना मुंह ढका और बाथरूम की ओर भागे, जहां जोर जोर से उल्टियां करने लगे। अब आप समझ गए थे कि जब आपके पास जमीर होता है तो पहली बार में ऐसा व्यवहार देखना कितना घिनौना और गुस्से से भरा होता है। इस अचानक हुई हलचल ने माँ और बेटी को चौंका दिया। साओ शियाओ कांप उठी, जल्दी से सोफे की ओर दौड़ी और मिंग मिंग को अपनी बाहों में उठा लिया। मिंग मिंग अपनी माँ में सिमट गई। उसे डर था कि कहीं उल्टियां करने वाले पिता वैसे ही वापस न आ जाएं और उन पर बरस पड़ें। अतीत में जब भी उसने ऐसी आवाजें निकाली थीं, वह आदमखोर बाघ जैसा लगता था। कुछ देर बाद आप लड़खड़ाते हुए बाथरूम से बाहर निकले। आंखें लाल थीं, साओ शियाओ और मिंग मिंग को डर में देखकर। आपका दिल और भी दुखा। पेट में अभी भी मरोड़ थी, लेकिन आपने धीमी आवाज में बोलने की कोशिश की। माफ करना, मेरा तुम्हें डराने का इरादा नहीं था। बस मेरी तबीयत ठीक नहीं है। उसके शरीर पर कब्जा करने के विचार मात्र से ही आपको अपनी त्वचा पर हजारों चींटियां रेंगती हुई महसूस होने लगीं। साओ शियाओ और मिंग मिंग सतर्क रहीं तो आपने ठंडी आह भरी। मिंग मिंग को थामे हुए उनके पास से गुजरे और चुपचाप सब्जियां धोने के लिए रसोई में चले गए। शायद मिंग मिंग का मन अभी नहीं भरा था। तुम थोड़ी देर और खेलो, मैं दोपहर का खाना बनाता हूं, आपने कहा। साओ शियाओ ने आपके चेहरे की ओर देखा, जो जाना पहचाना होते हुए भी अजीब तरह से पराया था।
उसने सिर हिलाया और मिंग मिंग को गोद में लेकर बैठ गई। मिंग मिंग अपनी मां की बाहों से बाहर झांकने लगी। आखिरकार वह फिर से मुस्कुराई जब उसे एहसास हुआ कि उसके पिता अभी भी वही कोमल और प्यार करने वाले इंसान हैं जिस पर वह भरोसा करती थी। जब आप खाना मेज पर लाए तो साओ शियाओ चुपचाप बेडरूम में चली गई। उसके होंठ हल्के से फड़फड़ाए, लेकिन कोई शब्द बाहर नहीं निकला। मिंग मिंग ने हाथ में चम्मच पकड़े हुए अचानक अपनी मां की ओर देखा। उसकी छोटी भौहें सिकुड़ गईं। मां, पापा हमारे साथ खाना क्यों नहीं खा रहे? साओ शियाओ ने फ्राइड मीट का एक टुकड़ा चबाया, जो उसकी पसंदीदा डिश थी, जिसे वह शादी के बाद बहुत कम खाती थी, क्योंकि आप तीखा खाना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। बेटी का सवाल सुनकर उसने बेडरूम की तरफ देखा, फिर अपनी उलझन में पड़ी छोटी बच्ची की तरफ। उसने बसंत की तरह खिलखिलाकर मुस्कुराते हुए कहा, वो इसलिए कि पापा और मम्मा अभी तैयार नहीं हैं। उसने कोमलता से कहा। नन्ही बच्ची कुछ समझ नहीं पाई और अधिक भौहें सिकोड़ लीं। उसका छोटा दिमाग मां की बेडरूम वाली बातों को पकड़ नहीं पाया। आप सुन्न बैठे थे, यह जानते हुए कि आपका अचानक उल्टी करना मनोवैज्ञानिक था। चाहे आपने खुद को कितना भी तसल्ली दी हो, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। लेकिन इससे यह सच नहीं बदलता कि यह आपके पिता थे, असली अपराधी। बेबस महसूस कर रहे हैं? आपने अपना फोन उठाया और खुद का ध्यान भटकाने के लिए ट्रेंडिंग वीडियो स्क्रॉल करने लगे। आपका वीडियो अभी भी टॉप पर था और अनगिनत कमेंट्स में आपको और गाने रिलीज करने की गुजारिश की जा रही थी। रसोई में बर्तन धोने की आवाज ने आपका ध्यान खींचा। आपने फोन नीचे रखा और बेडरूम का दरवाजा खोला। दोपहर का खाना मेज पर अभी भी आपका इंतजार कर रहा था। साओ शियाओ बर्तन धो रही थी। मिंग मिंग सोफे पर लौट आई थी, नए खिलौने के साथ खेल रही थी। आपको देखकर खुश थी। मिंग मिंग पहले जैसी डरी हुई नहीं लग रही थी। आपने मुस्कुराते हुए धीरे से उसके सिर को सहलाया, फिर रसोई की ओर मुड़ गए। साओ शियाओ रसोई से बाहर निकली और आपकी नजरों से टकरा गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। समझ नहीं आ रहा था हाथ कहाँ रखे। वह घबराहट में अपनी कमीज का कोना मरोड़ने लगी। उसका ऐसा दबा हुआ व्यवहार देखकर आपने अपनी भौहें सिकोड़ी और मन ही मन आह भरी। आपका कोमल और संयमित स्वभाव ही वो कारण था जिसकी वजह से पुराना राक्षस उस पर जुल्म करता था। ख्यालों को झटकते हुए आपने कॉफी टेबल से फोन उठाया और कोमलता से कहा, मैंने तुम्हारे लिए फोन खरीदा है। देखो, क्या तुम्हें यह पसंद है? कुछ और भी है जिस पर मैं बात करना चाहता हूं। क्या तुम यहां आकर बैठ सकती हो? साओ शियाओ, जो नीचे देख रही थी, उसने आखिर अपनी आंखें उठाईं। पहले तो वह आपकी साफ, स्पष्ट नजरों से मिली, फिर मेज पर रखे नए ब्रांड के फोन पर गौर किया। वह हिचकिचाई, फिर धीरे से हां कहा और सोफे पर बैठ गई, जहां आप उसे बैठाया करते थे। तुम क्या चर्चा करना चाहते थे? उसकी आवाज बमुश्किल सुनाई दे रही थी। ध्यान से सुनने की जरूरत थी। आपने जवाब नहीं दिया, बल्कि आसमान के रंग वाले फोन को बॉक्स से निकाला और उसे सेट करके उसके सामने रख दिया। इस फोन के साथ सिम कार्ड है, लेकिन रजिस्ट्रेशन तुम्हें खुद करना होगा। मैंने इसमें अपना नंबर सेव कर दिया है। अगर मैं घर पर न रहूं, तुम मुझे किसी भी समय फोन कर सकती हो। आपने अपनी जेब में हाथ डाला और ढेर सारे पैसे निकाले, उसके सामने रख दिए। ये कुछ कैश है जो मैंने अभी निकाले हैं। मिंग मिंग को आज दोपहर बाहर टहलाने ले जाओ। हमेशा घर में बंद रहना अच्छी बात नहीं है। जो भी जरूरत हो वो खरीद लो, खासकर कपड़े। मैंने गौर किया है कि तुम दोनों के कपड़े काफी छोटे हो गए हैं। साथ ही सिर्फ आधा बैंक कार्ड और कैश लेकर चलना सुरक्षित या सुविधाजनक नहीं है। आपने एक ही सांस में अपने मन की सारी बातें कह दी। साओ शियाओ ने अपना सिर ऊपर किया, आपको घूरने लगी। आपकी बातें सुनते हुए उसकी आंखें धीरे धीरे आंसुओं से भर आईं। उसे फोन लेने में हिचकिचाते देख आपने अपनी नाक खुजलाई। क्या फोन पसंद नहीं आया? मुझे लगा इसका रंग प्यारा है और यह सबसे नया मॉडल है। अगर पसंद नहीं है तो हम दूसरा ले सकते हैं। नहीं, मुझे यह पसंद है। शुक्रिया। उसकी आवाज अभी भी कोमल थी, हल्की सी थरथराहट के साथ घुट रही थी। आपकी नजरें उससे मिली, फिर आपने अपनी नजरें हटा लीं, राहत महसूस करते हुए। अच्छी बात है, फिर शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं। मैं अब खाना खाने जा रहा हूं। आप खड़े हुए और जल्दी से डाइनिंग टेबल की ओर बढ़े और खाने पर टूट पड़े। साओ शियाओ अभी भी चुपचाप सोच रही थी कि आपने इतने पैसे कहां से कमाए, लेकिन चूंकि आपने बताया नहीं, उसने पूछा भी नहीं। उसने मेज पर रखे उस स्काई ब्लू फोन की तरफ देखा, उसकी गुणवत्ता की तारीफ करते हुए। मिंग मिंग ने अपना खिलौना नीचे रखा और उत्सुकता से झुककर अपनी मां के हाथों में नए फोन को देखने लगी। साओ शियाओ ने हाथ आगे बढ़ाया और धीरे से उसके नन्हे सिर को सहलाया और दोनों ने साथ में डिवाइस को जांचा। एक बड़ी, एक छोटी, दोनों की आंखें स्क्रीन पर टिकी थीं। सुबह इतनी मेहनत करने के बाद आपने लंच खत्म किया और बर्तन धोए। गर्म पानी से नहाने की सोच रहे थे,
लेकिन माँ और बेटी को दिन भर लिविंग रूम में बैठे देखकर आपको अजीब सा लगा। अनिच्छा से आप वापस बेडरूम में चले गए, थोड़ी निराशा के साथ। दोपहर में नहाने को टाल दिया। जब गर्मी अंततः कम हो गई, साओ शियाओ सोफे पर बैठी थी। एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर मेज से पैसे उठाए और मिंग मिंग को लेकर घर से बाहर निकल गई। मिंग मिंग लंबे समय से बाहर नहीं गई थी। वह एक हाथ में गुड़िया लेकर और दूसरे से माँ का हाथ थामे रोमांचित थी। गोल गोल आंखें फैलाकर अपने आसपास की नई दुनिया को देख रही थी। साओ शियाओ हालांकि खुद को लेकर थोड़ा असहज महसूस कर रही थी। उसके कदम जल्दी जल्दी पड़ने लगे, राहगीरों को देख रही थी और अपने बेढंगे कपड़ों के लिए असुरक्षित महसूस कर रही थी, चिंता में कि अजनबी उन पर नजरें डालेंगे। मॉल ज्यादा दूर नहीं था, 2 सड़कें पार करनी थीं। उसने महसूस किया कि यह उसकी यादों से काफी अलग दिख रहा था। सिर्फ 2 साल में ही रिनोवेशन ने इसे बहुत आधुनिक बना दिया था। अंदर जाते ही साओ शियाओ ने एक मोबाइल फोन स्टोर देखा जहां सिम कार्ड का काउंटर था। वह हिचकिचाई, फिर मिंग मिंग को अंदर ले गई। स्टोर भीड़भाड़ वाला था, कर्मचारी काम में व्यस्त थे। साओ शियाओ को दूसरों से घुलने मिलने की आदत नहीं थी। वह अजीब सी खड़ी रही। किस्मत से एक महिला स्टाफ सदस्य ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए मिंग मिंग के सिर को छूते हुए करीब आई। कितना अच्छा बच्चा है मैडम, क्या आप फोन लेने आई हैं? तारीफ सुनकर सिया शाओ के होठों पर हल्की मुस्कान आई। नहीं, फोन तो है मेरे पास, बस सिम कार्ड चाहिए था। क्या अभी हो सकता है? स्टाफ ने मुस्कुराते हुए उसे काउंटर की तरफ बुलाया। बिल्कुल, हमारे पास कई प्लान हैं। आपका फोन किस ब्रांड का है? अगर हमारे ब्रांड का है तो सिम पर छूट मिलती है। छूट का नाम सुनते ही उसके कान खड़े हो गए। सिया शाओ की आंखें चमक उठीं। उसने झट से जेब से फोन निकाला और आगे कर दिया। ये देखिए, आज सुबह ही लिया है, चलेगा ना? स्टाफ का चेहरा एक पल के लिए रुक गया। यह तो लेटेस्ट मॉडल था, आज बस एक बार ही बिका था। और अब एक माँ बेटी सिम रजिस्टर कराने आई थी। उसे समझ आ गया, ये जरूर उसी सुबह वाले हैंडसम आदमी की पत्नी और बच्ची होंगी। कपड़े भले ही बेमेल थे, मगर दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता साफ दिख रहा था। वो उस आदमी की पहली छवि से तालमेल नहीं बिठा पा रही थी। वो बुरा नहीं लगा था। उलझन को झटकते हुए उसने अपनी गर्मजोशी भरी मुस्कान बरकरार रखी। अरे, सुबह वाले हैंडसम साहब आपके पति हैं। आप बड़ी किस्मत वाली हैं। इस लेटेस्ट फोन पर यह प्लान लें, 100 रुपए में 100 एक्स्ट्रा और 600 मिनट फ्री कॉलिंग। उसकी यह उत्साही सेवा अब सीधे सिया शाओ पर केंद्रित थी, जो हैरानी और अविश्वास के मिले जुले भाव से चकरा गई। सिया शाओ ने सिम रजिस्टर करा लिया। दुकान से बाहर निकलते हुए भी स्टाफ के जोशीले शब्द उसके दिमाग में गूंजते रहे। कमाल है, उसने कहा था पति बड़े अच्छे इंसान हैं। काश वो उस लड़की से कह पाती, ऐसे अच्छे आदमी को तुम खुद घर ले जाओ। इसके बाद सिया शाओ ने बैंक खाता खुलवाया और मिले पैसे जमा कर दिए। सिम के बाद 4,900 युआन बचे थे। पूरे 5,000 मिले थे। फोन और बैंक कार्ड थामे वो बाहर निकली और आसपास की ऊंची इमारतों को देखती रही। अचानक उसे जिंदगी महसूस हुई। वो मिंग मिंग को लेकर बाहर निकल सकती थी, काम ढूंढ सकती थी, अपने और बच्ची के लिए खुद कमा सकती थी, शायद अपने सपने भी फिर से जी सके। इस अचानक आई आजादी ने उसे वहीं रोक दिया। तभी एक छोटी सी जानी पहचानी आवाज गूंजी, माँ, आइसक्रीम मिलेगी? वो एकदम वापस आ गई। मिंग मिंग अभी भी उसका हाथ थामे थी। उसकी गोल आंखें आगे एक आइसक्रीम की दुकान पर टिकी थीं और मुंह में पानी आने को था। सिया शाओ खिलखिला उठी। उसके चेहरे पर एक चमकदार, खुली मुस्कान थी। हाँ, पर बस एक निवाला, वरना पेट दुखेगा। मिंग मिंग की खुशी साफ दिख रही थी। माँ और बेटी आखिरकार बाहर की दुनिया में निकली थीं और वो खुशी महसूस कर रही थीं जो उन्हें बहुत दिनों से नसीब नहीं हुई थी। उधर तुमने एक ताजगी भरा शॉवर लिया था, इस बात से बेखबर कि अगर हालात बदलते तो सिया शाओ शायद लौटती भी नहीं। तुमने रात का खाना तैयार करना शुरू किया, 2 सब्जियां और 2 व्यंजन। सूप नूडल्स बनाने का सोचा, पर पता नहीं था कब लौटेंगे, इसलिए रुक गए कि नूडल्स गल न जाएं। सामग्री कटिंग बोर्ड पर रखकर लिविंग रूम में आ गए। सोफे पर धंसे और बच्चों की परवरिश वाले फोरम स्क्रॉल करने लगे। अगर बच्ची खाना खाने से मना कर दे, मारना भी एक उपाय है, छोड़ो। मिंग मिंग तो बहुत समझदार थी, वो खाने से कैसे मना करेगी। तुम्हें एक जम्हाई आई, हल्की नींद छाने लगी थी कि घड़ी में शाम के 7 बज गए। या फिर चिंता हुई, तुम उठे, जूते पहने और दरवाजे की तरफ बढ़े। जैसे ही दरवाजा खोला, एक खुशबू भरी हवा का झोंका आया। सिया शाओ और मिंग मिंग लौट आई थीं। सिया शाओ धीरे धीरे कोई अनजान गुनगुना रही थी। उसके कदम हल्के थे, होठों के कोनों पर एक मुस्कान थिरकती हुई। उसके हाथों में कई शॉपिंग बैग थे। मिंग मिंग एक हाथ से माँ का कपड़ा थामे थी और दूसरे हाथ में अभी भी उसकी गुड़िया थी।
तुम्हें सबसे ज्यादा जो हैरान किया वो यह था कि दोनों ने ढंग के फिटिंग वाले कपड़े पहने थे। उनकी चंचल बादाम सी आंखें तुम्हें देखते ही फैल गईं। मिंग मिंग दौड़कर आई और प्यार से बोली, पापा। उसकी खुशी भरी आवाज ने तुम्हारी आत्मा तक को हिला दिया। कांपते हुए तुमने जवाब दिया, झुककर उसके बाल सहलाए, उस प्यारी बच्ची को गोद में उठाया और पहले उसे अंदर ले गए। पापा, आज नूडल्स बनाओगे? 2 अंडे डालना, मुझे अंडे बहुत पसंद है। पापा, आप मेरे सबसे फेवरेट हैं। बाहर सिया श्याओ ये अचानक बदलाव देखकर थोड़ी हैरान हो गई। अभी कुछ देर पहले मिंग मिंग कह रही थी कि उसे मां सबसे प्यारी हैं, और अब इस बेवफाई की हद देखो। ज्यादा वक्त नहीं लगा, अंडे वाले नूडल्स तैयार हो गए। तुमने उसके सामने कटोरा रखा, उसकी नाक पर हल्की थपकी दी और बेडरूम की तरफ मुड़ गए। पर एक कदम भी नहीं उठा पाए थे कि एक छोटे से हाथ ने तुम्हारी कमीज खींची। पापा, मेरे साथ खाओगे? उस नरम झिझकती आवाज ने तुम्हारे कदम रोक दिए। तुमने नजर उठाकर पास चुपचाप बैठी सिया श्याओ की तरफ देखा। उसने कुछ नहीं कहा, मुश्किल से नजर उठाई, बस अपने कटोरे पर ध्यान लगाए रही। तुमने धीरे से सांस छोड़ी। यह स्थिति सच में पेचीदा थी। आखिर में तुमने कहा, ठीक है, तुम्हारे साथ बैठता हूं। मिंग मिंग ने खुशी से अपनी कुर्सी के दूसरी तरफ थपथ पाया। तुम किचन से एक और कटोरा लेकर आए और उसके बगल में बैठ गए। बाईं तरफ सिया श्याओ, दाईं तरफ तुम और बीच में मिंग मिंग, पहली बार दोनों माँ बाप के घेरे में। उसकी मुस्कान कभी नहीं हटी और उसने इतने चाव से खाया कि कटोरा पूरा साफ हो गया। सिया श्याओ ने आखिर में उसे रोका, कहीं ज्यादा न खा ले। खाने के बाद मिंग मिंग चाहती थी कि दोनों उसके साथ प्रिंसेस हाउस में खेलें, पर यह इच्छा पूरी नहीं हुई। तुम उसके साथ रहे, जबकि सिया श्याओ चुपचाप बेडरूम चली गई। तुम समझते थे उसके लिए खाने की मेज पर बैठना भी एक बड़ी मानसिक जंग थी। तुमने सोचा, अगर तुम पर भी ऐसा अत्याचार हुआ होता तो दुश्मन के साथ बैठना नामुमकिन होता। नहीं, अगर पुराने वाले तुम होते तो अंजाम कहीं ज्यादा भयावह होता। अगले कुछ घंटे तुम मिंग मिंग के साथ खेलते रहे। रात के 9 बजे वो थककर चूर थी, सिर हिल रहा था, पर नींद को मानने से इनकार था। इसी दौरान तुम्हारी नजर एक गंभीर बात पर गई। 3 साल की मिंग मिंग अभी तक खुद जूते नहीं उतार पाती थी। इस उम्र के ज्यादातर बच्चे जो प्री स्कूल के लिए तैयार होते हैं, यह आसानी से कर लेते हैं। तुम जानते थे यह एक अस्वस्थ माहौल का नतीजा था। आगे बढ़ने में वक्त और सब्र लगेगा। फिर भी यह बात दिल को कचोटती रही। तभी सिया श्याओ बेडरूम से निकली। उसने कुछ कहा नहीं, पर उसकी नजर तुम पर और मिंग मिंग पर टिकी रही। तुम तुरंत समझ गए। धीरे से तुमने मिंग मिंग को सोफे से उठाया, उसके गाल पर एक चुंबन दिया। सोने का वक्त हो गया मिंग मिंग, कल पापा फिर खेलेंगे तुम्हारे साथ, ठीक है? उसकी आंखें लगभग बंद थीं, पर थोड़ी खुलीं। उसने पहले तुम्हारा चेहरा देखा, फिर सिया श्याओ का, और अपना सिर तुम्हारी गर्दन में छुपाते हुए बोली, आज पापा के साथ सोऊंगी। यह सुनकर तुम एक पल के लिए चौंक गए और सिया श्याओ का चेहरा थोड़ा बुझ गया। तुमने उसे मासूमियत से देखा। यह बच्ची का फैसला था, तुम्हारा नहीं। सिया श्याओ ने मुट्ठी भींची। मन ही मन समझ गई कि सिर्फ 2 दिनों की तुम्हारी कोमल देखभाल ने मिंग मिंग को अपना बना लिया था। सरल तैयारी के बाद सिया श्याओ ने देखा कि मिंग मिंग खुशी खुशी तुम्हारे साथ बिस्तर पर आ गई और एक छोटे कोआला की तरह तुमसे लिपट गई। तुमने उसे पकड़े रहने दिया और पहली बार जोर से कहानी सुनाई, ऑनलाइन देखे वीडियो से सीखे तरीके याद करते हुए। एक बार की बात है, एक खूबसूरत राज्य में 2 बेहद प्यारे बच्चे रहते थे और उनमें से एक का नाम एल्सा था। मिंग मिंग की आंखें धीरे धीरे बंद होती गईं। उसके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान थी और वो नींद में खो गई। अगली सुबह वो अभी सो रही थी जब तुम जल्दी उठे। बेडरूम का दरवाजा धीरे से खोला और लिविंग रूम में आए। तुम्हारी आंखें चौड़ी हो गईं। कॉफी टेबल पर रखे क्रीम के जार गायब थे। तुम्हारे होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। 2 घंटे की दिनचर्या, दौड़, नहाना और नाश्ता तैयार करना, फिर बेटी को जगाने का वक्त आया। तुम्हारी मुलायम आवाज से मिंग मिंग की नींद खुली। उसने नींद भरी आंखें मली। फिर तुम्हें देखते ही एक प्यारी सी शरारती मुस्कान फैल गई उसके चेहरे पर। उसने अपनी नन्ही बाहें फैला दी गले लगने के लिए। तुमने तुरंत उसे उठाया, कल खरीदे नए कपड़े पहनाए और बाथरूम ले गए। ऑनलाइन बच्चों की देखभाल सीखी थी, पर अमल में लाना बहुत मुश्किल निकला। उसका नाजुक जिस्म तुम्हें बहुत संभल कर चलाता था। हर काम अनाड़ी लग रहा था, खासकर बाल बांधना जो एक तरफ को हो गए। पापा तो बिल्कुल बुद्धू हैं। मिंग मिंग ने शीशे में बेतरतीब बाल देखकर मुंह बनाया। तुमने उसकी नाक दबाई, वो खिलखिला उठी। फिर उसने भी ऊपर हाथ बढ़ाकर धीरे से तुम्हारी नाक दबाई। सिया श्याओ दरवाजे से यह प्यारा नजारा देखती रही। कुछ बोली नहीं, पर उसके होंठ अनजाने में मुस्कुरा उठे। साधारण नाश्ते के बाद तुमने मिंग मिंग को सिया श्याओ को नहीं सौंपा।
बल्कि उसके साथ प्रिंसेस हाउस में खेलते हुए धीरे धीरे 1 से 10 तक गिनती सिखाने लगे। उसकी सीख में कमियां देखकर एक योजना बनाई, रोज के खेल में जरूरी बातें घुला मिलाकर सिखाना। मिंग मिंग बहुत तेज थी, कई बातें उसने फौरन याद कर लीं। कल शाम से ही वो पहले से ज्यादा खिली खिली और जीवंत लग रही थी। यह बदलाव तुम्हारे दिल को गर्म कर गया। सिया शाओ चुपचाप बैठी फोन पर ऐप्स देख रही थी और तुम्हारी और मिंग मिंग की हल्की फुल्की बातचीत पर नजर रख रही थी। उसने देखा कि तुम मिंग मिंग को बिना उसे एहसास दिलाए छोटी छोटी बातें सिखा रहे थे और उसके सीने में एक हल्की सी गर्माहट जागी। वो हमेशा चाहती थी कि अपनी बच्ची को सही तरह पाले पोसे, पर पहले का माहौल बहुत कठोर था। एक साधारण माँ की तरह मिंग मिंग को निखारने की ताकत उसमें कभी नहीं रही थी। नजर वापस फोन की स्क्रीन पर लाते हुए वो हैरान रह गई कि लेटेस्ट ऐप्स कितनी तेजी से डाउनलोड हो रहे थे। पल भर में कई ऐप्स इस्तेमाल के लिए तैयार थे। उसने वीचैट में लॉगिन किया। ढेर सारे अनपढ़े मैसेज आए हुए थे। ये सब ताओ लेले के थे, जो 2 साल से उसके साथ असिस्टेंट रही थी। सिया शाओ की शादी के बाद से वो इन मैसेजेस को नजरअंदाज करती रही, पर ये आते रहे थे, ज्यादातर उसकी खैरियत पूछते हुए। अब पढ़कर दिल भर आया और उसने जल्दी से जवाब किया, माफ करना लेले, जवाब नहीं दे पाई। अब सब ठीक है, चिंता मत करो। लगभग फौरन ताओ लेले का जवाब आया, तुम कहाँ थीं? मुझे डर था कि शादी के बाद तुम मुझसे बात ही नहीं करोगी। तुम्हें अंदाजा नहीं, जब से तुम गायब हुई कंपनी में आग की तरह अफवाहें फैल गईं। वो घिनौनी लू जिया तो हद पार कर रही है, तुम्हारे बारे में झूठ फैला रही है, कह रही है तुमने सही पाया। बड़ा गुस्सा आता है। सिया शाओ ने होंठ थोड़े दबाए। ताओ लेले की बात में सच्चाई थी। काम में वो लूजिया से आगे थी। स्वाभाविक था कि उसके जाने के बाद लूजिया पलटवार करती। लेले, तुम कैसी हो? जिंदगी कैसी चल रही है? उसने अपनी बात किनारे रखते हुए पूछा। मैं ठीक हूं शियाओ, चिंता मत करो। मैं तो अटूट छोटी तिलचट्टा हूं, पर तुम्हारी बहुत याद आई। वापस आने का सोच रही हो? सिया शाओ रुक गई। क्या वो कभी लौटेगी? उसने एक बार तुम्हारी तरफ देखा, फिर मिंग मिंग की तरफ। धीरे धीरे वो उमंग मध्यम पड़ गई। शायद नहीं, लेकिन लेले मिलना चाहे तो कोई वक्त तय कर लेते हैं, उसने जवाब दिया। उधर शहर के बीच में टीएम एंटरटेनमेंट की बिल्डिंग में ताओ लेले, करीब 1.5 मीटर की छोटी सी लड़की, भारी सामान कंधे से उतार फेंका और फोन पर खुशी से टाइप करने लगी। तभी एक तीखी आवाज ने उसकी खुशी पर पानी फेर दिया। ताओ लेले, आराम फरमा रही हो? जल्दी करो और काम पर लगो। समझती हो खुद को किसी बड़े स्टार की असिस्टेंट? काम नहीं करना तो निकल जाओ। उस औरत का चेहरा तेज और रुआबदार था। तिरछी चालाक आंखें हिकारत से भरी थीं। घूरना बंद करो और सामान स्टूडियो में ले जाओ। पता है रिकॉर्डिंग में देरी हुई तो क्या होगा? ताओ लेले ने आंखें घुमाईं, पर माना और सामान स्टूडियो ले गई। वापस घर पर सिया शाओ ने लेले का अगला मैसेज पढ़कर हल्की मुस्कान दी। शियाओ, छुट्टी मिली तो मिलते हैं। उसने वीबो खोला और देखा कि उसकी आखिरी पोस्ट 2 साल पहले की थी, जब उसने संन्यास का ऐलान किया था। कभी लाखों की तादाद में फॉलोअर थे, अब बस कुछ हजार रह गए थे। ज्यादातर वफादार चाहने वाले जो अभी भी हाल पूछते रहते थे। हाल के वायरल ट्रेंड जानने की उत्सुकता में उसने एक सुर्खी पर क्लिक किया। एक जिंदगी तुम्हारे साथ। रहस्यमय गायक ने एक वीडियो से रातों रात लाखों दिल जीते। स्क्रीन पर अपने आप वीडियो चलने लगा। एक जानी पहचानी गिटार की धुन लिविंग रूम में गूंज उठी और अचानक सब कुछ थम गया। तुमने शर्मिंदगी से सिर घुमा लिया। मिंग मिंग की बड़ी बड़ी आंखें स्क्रीन पर जमी थीं और वो सिया शाओ की बाहों में सिमट गई। सिया शाओ सुन्न हो गई। यह गाना, यह जानी पहचानी आवाज, कुछ दिन पहले वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त जो सुनी थी वही थी। मिंग मिंग ने छोटी सी उंगली से स्क्रीन की तरफ इशारा किया और उत्सुक चमकती आंखों से सिया शाओ को देखा। पापा हैं? पापा फोन में हैं। सिया शाओ ने धीरे से बेटी के बाल सहलाए और फुसफुसाई। अब समझ आया ना कि पापा के पास घर का सामान और सब कुछ खरीदने के लिए इतने पैसे कहां से आते हैं।